व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की तरफ। तो मैंने गाइस आपको चैप्टर नंबर 10, 9, 8, 7, 6 करा दिए हैं। ये आ गया यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 के बाद हमारे पास बस 4 चैप्टर बचेंगे और आपका पूरा पोर्शन खत्म है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे पढ़ा चुका हूं, तो वो मैं री रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, वो मैं बस वीडियो अटैच कर रहा हूं। यूनिट नंबर 4 में बेटर करा सकता हूं, यूनिट नंबर 1 में बेटर करा सकता हूं, वो मैं खुद कराऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप पहले यूनिट नंबर 5 पूरा करो, इसके बाद मिलते हैं यूनिट नंबर 4 में, 3, 2, 1 में, और आज इसको क्लोज करके ही छोड़ेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टोटल 5 टॉपिक्स हमारे पास इस चैप्टर में भी हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन बोलते हैं ना कि एक खाने के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी चीजें चाहिए वो सब होनी चाहिए, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट कैसे बनती है, सब यहां पे पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स के पार्ट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों जी कि बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं। तो देखो हमारे पास बैलेंस्ड डाइट में 2 चीजें आती हैं कि मेरे खाने में कितना और क्या क्या होना चाहिए, यानी क्वांटिटी ऑफ द फूड वी ईट, उसके साथ साथ काइंड ऑफ फूड वी ईट। जब सही चीज सही मात्रा में खाई जाएगी उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो एक डाइट में बच्चों, बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। सर फैट्स क्या मोटापा भी होना चाहिए? बेटा मोटापे की बात नहीं हो रही, हेल्दी फैट्स की बात हो रही है। फैट्स, मिनरल्स, उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक वेल मैनर्ड वे में होने चाहिए। सर ये मैक्रो और माइक्रो क्या है, सबको ब्रेक डाउन करूंगा। ये जो कार्ब्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सबका ब्रेक डाउन होता है माइक्रो मैक्रो में। तो जब सबका प्रॉपर हमारे पास एक बैलेंस बनेगा उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्या है बैलेंस डाइट? इट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर बच्चों हमारे पास आते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मेन ये है, और पानी तो है ही है हमारे पास। तो प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड वाटर सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए, राइट। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? इन सब की जो स्टडी है, इन सब की जो साइंस है उसको न्यूट्रिशन बोल देते हैं। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ। ठीक है ना, कि कितने कितने चाहिए और हमारी हेल्थ पे कैसे इंपैक्ट करेंगे, इस सब की स्टडी को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोल देते हैं, राइट। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इन सबको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मैक्रो, माइक्रो। सर मैक्रो और माइक्रो क्या? जो बच्चों ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा पीना पड़ेगा। पानी, अब पानी कितना चाहिए? 1 चम्मच से तो काम नहीं चलेगा, एक दिन में 6-7 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए, कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना ही चाहिए, तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए बच्चों, ये सब मैक्रो में जाते हैं। माइक्रो में क्या है? जो बहुत छोटी, जो mg में चाहिए होंगे, मिलीग्राम में चाहिए, जैसे हमारे विटामिन्स होते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, तो ये माइक्रो में आ जाते हैं। तो 2 हैं, मैक्रो, माइक्रो। अब मैक्रो में क्या क्या आएगा बच्चों? देखो सबसे पहले मैक्रो है क्या? जो मेजॉरिटी होती है इंडिविजुअल के डाइट के और लार्ज क्वांटिटी में चलते हैं। ठीक है, इनसे ही हमें मेन एनर्जी मिलती है। मैं पढ़ा पा रहा हूं तो मेरे में एनर्जी है, कहां से आई है? मैक्रो न्यूट्रिएंट से आई है। अब मैक्रो में सबसे पहले क्या क्या आता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। ये सब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब? अरे तुम रोटी नहीं खाते होगा, चावल नहीं खाते होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सारे के सारे। फैट्स
हेल्दी फैट्स जो हमें मिलते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मीट में फैट होता है, जो वेजिटेरियन है वो ड्राई फ्रूट्स में फैट होता है, मल्टीपल सोर्सेज है फैट्स के भी, हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूं मैं। प्रोटीन आप जानते ही हो, अलग अलग प्रोटीन, जो बॉडी बिल्डिंग वाले बच्चे हमारे जिम जाने वाले हैं वो तो पूरा दिन प्रोटीन प्रोटीन के नाम की माला जपते हैं, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। प्रोटीन अलग अलग फूड में होता है, दाल में होता है, सोयाबीन में होता है, नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग में होता है, मीट में होता है, तो प्रोटीन भी इन फूड से आपको मिलता है ना। अलग अलग चीज में अलग अलग प्रोटीन भी पाया जाता है। पानी तो पानी है, सही है। तो ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों। मैक्रो में सबसे पहले आ गया कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में नालायकों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के डाइजेस्टिव ऑपरेशंस के लिए। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में और बाकी सारी चीजों में। अब कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, दो मेन तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होते हैं हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो है जो हमारी बॉडी में इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स है उनको काफी समय लगता है। तो सिंपल कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, मैल्टोस, लैक्टोस, ये वही वाली बात मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, जो ओस वाले हैं ना, ओस, ये सब सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अब सर इसमें भी है ओस, ठीक है यार, इतना एक्सेप्शन है, याद रखना। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट समझ गए? अरे तुझे क्या हुआ भाई? उसके बाद प्रोटीन भी एक मैक्रो है, प्रोटीन भी आपको बढ़िया चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो जितने केजी के आप हो उतना ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम 60 किलो के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन तो आपको पर डे चाहिए ही चाहिए। तो कोशिश करा करो कितना प्रोटीन इंटेक तुम्हारा पूरा हो, ठीक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स इवन सल्फर। सल्फर भी होता है बेटा। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोटीन बाबू बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक बारी में ब्रेक डाउन नहीं होते, पहले अमीनो एसिड्स बनेंगे फिर जाके वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन अवर ब्लड, तो उनको पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। कितना प्रोटीन चाहिए? 0.36 ग्राम पर पाउंड। एक पाउंड पे 0.36 ग्राम। अब हमारे देश में पाउंड में कोई मेजर नहीं करता वेट, नॉर्मली केजी में करते हैं, तो मैंने आपको बताया 1 ग्राम, जो साइंस है, ठीक है। देन फैट्स में क्या है बच्चों? फैट्स क्या है? हेल्दी फैट्स चाहिए भाई, काजू खाओ, बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, अच्छे हेल्दी फैट्स खाओ, ठीक है। तो हेल्दी फैट्स, घी खाते हैं हम लोग, मिल्क प्रोडक्ट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। देखो फैट्स कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रेशो 76, 12, 12 का रहता है। देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैट्स इन डाइट। कौन कौन से फैट्स होते हैं बच्चों? नंबर 1 सैचुरेटेड, सबसे बुरे, ये सबसे बुरे होते हैं। जो तुम चिप्स खाते हो ना बेटा, टकाटक, अंकल चिप्स, लेज, ये वो, ये सब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पैक्ड फूड में होते हैं, बहुत बुरे हैं। हार्ट डिजीजेज इन्हीं से होती हैं। उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड, उसके बाद मोनो अनसैचुरेटेड। तो बस इतना इतना भी तुम लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। 3 प्रकार के, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ये फिर भी बेटर होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड से क्या होगा? चांस ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इनसे, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड ये आपकी हेल्प करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। देन वी हैव वाटर। वाटर तो आप सब समझते हो, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या बात है सर बाबू, ये हमारे क्या है? सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब माइक्रो पे चलें, छुटर पुटर, छोटू छोटू। माइक्रो कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अंदर है विटामिन्स और मिनरल। सबसे पहले मिनरल्स। और मिनरल कहाँ ढूंढते हो? मिनरल कौन कौन से होते हैं? देखो जरा, मिनरल्स आर एसेंशियल इन अवर डाइट। 4% हमारा बॉडी वेट मिनरल्स का होता है। मतलब अगर आप 100 किलो के हो तो उसमें 4 किलो जो है वो मिनरल होगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी वेट का 4% याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है,
मिनरल होता है बच्चों। मिनरल आपको चाहिए हेल्दी टीथ के लिए, दांत तो सबको चाहिए, हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी मसल्स के लिए। ठीक हो गया बेटा। मिनरल्स भी हमारे पास मैक्रो और माइक्रो होता है। मैक्रो जो मेजर मिनरल्स होते हैं और माइक्रो जो बहुत ही छोटे लेवल के मिनरल्स होते हैं। ठीक है सर, मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मैक्रो मिनरल्स में बेटा हमारे पास ये मेनली ईएम होते हैं। ईएम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो मैक्रो मिनरल्स में ध्यान रखना ईएम वाले। ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। बस फास्फोरस थोड़ा सा अलग है, फास्फोरस थोड़ा सा अलग है। तो मिनरल्स में भी मैक्रो वाले ये हैं। कैल्शियम तो सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए और टीथ के लिए। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों नर्वस सिस्टम के लिए। मार्क कर दूंगा इसके अंदर मेन चीजें, मेन चीजें लिख के आना बस। फिजिकल एजुकेशन मेन चीजें लिखाओगे नंबर मिल जाएंगे। मैंने बहुत डिटेल्ड नोट्स बनाए हुए हैं, राइट, ताकि तुम्हें पूरे नंबर आए। देखो कैल्शियम मेनली इंपॉर्टेंट है, टॉप मैक्रो मिनरल है बोन्स और टीथ के लिए। पोटेशियम किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके नर्वस सिस्टम के लिए, जितनी भी आपकी नसों के लिए, नर्वस सिस्टम समझे, नसों के लिए और मस्कुलर सिस्टम के लिए, जितने मूवमेंट्स होते हैं ना बॉडी के, कि आप सही टाइम पे सही रिएक्शन कर पा रहे हो, पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोडियम नमक, ठीक है, सोडियम क्या है हमारे पास? सॉल्ट, पिकल्स, बटर में होता है, ये भी हमें मस्कुलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको ब्राउन राइस में, मीट में, बीन्स में, होल ग्रेन्स में मिलेगा। ये सेल्स के लिए होता है। आपके जो बॉडी में सेल्स होते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल्स हो, सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बेटा सेम कैल्शियम का साथी है, कैल्शियम का बहुत अच्छा दोस्त है फॉस्फोरस। तो ये जो है ये भी आपके बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की बोन्स और टीथ के लिए मेनली फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से हुए? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास आएंगे माइक्रो मिनरल्स। सर माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से होंगे? आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन बच्चों थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, वो है ना आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो आयोडीन। आयरन, ये बहुत आजकल कमी पाई जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है बच्चों मेनली। आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, ब्रोकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये खानी। ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम इंसुलिन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करके चलता है। इंसुलिन एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? देखो जो लोगों को शुगर होती है ना, शुगर ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से हो जाएगी, इंसुलिन की वजह से होती है। एक्चुअल में क्या होता है, कंपाउंड होता है आपकी बॉडी में जो नॉर्मली बन रहा होता है। ठीक है, एक टाइम पे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो फिर मीठा नुकसान देने लगता है। आम भाषा में उसको बोल देते हैं कि शुगर हो गया। तो थोड़ा सा अगर हम बीमारी को समझे ना, इंसुलिन अगर सही टाइम पे बन रहा है तो इंसान को कभी शुगर होगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को पढ़ना, राइट। तो इस केस में क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहां मिलेगा? सोयाबीन में, कैरेट में, टोमेटो में, ग्राउंडनट में, बाजरा में, बार्ले में। तो पहले टाइम पे आप देखते थे, आज की डेट में भी बच्चों रूरल एरियाज में मल्टीग्रेन वाली रोटी खाई जाती है, व्हीट नहीं मल्टीग्रेन वाली, जिसके अंदर बाजरा भी है, बार्ले भी है, मल्टीग्रेन। बहुत हेल्प करता है बच्चों आपको माइक्रो मिनरल्स के अंदर। ठीक है, तो आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट हो गया। ये हमारे माइक्रो मिनरल्स में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन्स आ गए। विटामिन्स क्या है? जैसे बच्चों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही विटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टैबलेट्स तक डॉक्टर्स हमें लिख के देते हैं कि ये मल्टीविटामिन खाओ। मल्टीविटामिन का मतलब बहुत सारे तरीके के विटामिन्स होते होंगे, बहुत सारे तरीके के विटामिन्स होते हैं बच्चों। इसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में। बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो पानी में ही घुल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनको घुलने के लिए फैट की जरूरत है बॉडी में। अगर उतना फैट नहीं होगा तो वो घुल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है विटामिन्स आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, वैसे ही विटामिन्स भी चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, विटामिन्स हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं, हमें डेली में हम बीमार ना हो, एनर्जेटिक फील करें, हम लोगों की फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन हो जाए, तो विटामिन्स की बहुत जरूरत हमें रहेगी बच्चों। दो तरीके के होंगे, वाटर सॉल्युबल,
फैट सॉल्युबल। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। फैट सॉल्युबल बेटा कीड़ा, KEDA कीड़ा। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल में सबसे पहले कीड़ा आएगा, विटामिन KEDA। सही है। ए बेटा बहुत फेमस है, राइट। ए आपको घी में, मिल्क में, कर्ड में, यॉक में, फिश में, टोमेटो में, इसमें मिलने वाला है। डी क्या है बच्चों? डी एग यॉक से मिलेगा, फिश से मिलेगा, सनलाइट से। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। सुबह सुबह धूप में बैठो जरा, जब सूरज निकले 6 बजे, 6:30 बजे, आधा घंटा बैठो, विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। स्किन अच्छी रहेगी, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन सेल्स अच्छे से चलेंगे, बढ़िया डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए हो गया, डी हो गया, ई का मेन सोर्स है हमारे पास। जितनी चीजें एक तरीके से आप ले लो ग्रीन वेजिटेबल्स में होंगी, वो उससे आपको विटामिन ई बहुत अच्छा मिलेगा। देखो विटामिन ई, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑर्गन मीट्स, कॉटन सीड, स्प्राउट्स, कोकोनट ऑयल, इससे आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन के जो है बच्चों वो कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उन सब से बच्चों हमें कीड़ा में के मिलेगा। देन वी हैव वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बच्चों मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बी का परिवार, विटामिन बी का पूरा परिवार, ये सारा का सारा वाटर सॉल्युबल में होता है। देखो कौन कौन से हैं सर बी में? B1, थियामिन, B2, रिबोफ्लाविन, B3, नियासिन, B5, पेंटोथेनिक, B6, B7, B12 और फॉलिक एसिड। ये सब बच्चों बी का परिवार है। ठीक है, विटामिन बी का परिवार है ये। ओके, अब बच्चों ये कहां कहां से मिलेंगे, ये इनके सारे सोर्सेज हैं। ये आप एक बार रीड करके 2-2, 3-3 सोर्सेज बस याद रख लेना। मेनली अगर आप अटक जाओ तो आप मीट सब में लिख के आ सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स लिख के आ सकते हो, राइट। ये कुछ हैं जो सब में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो व्हीट, ग्राउंडनट्स, ग्रीन पीस, ऑरेंज, लीवर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सब में लिख के आ गए, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से एग यॉक, फिश, पल्सेस, पीस, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स फिर आ गए। अब अगले में देखो फिर से मिल्क मेजर सोर्स होता है, उसके साथ साथ एग यॉक, ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो अगर आपने थोड़ा बहुत मिक्स भी कर दिया ना तो चलेगा, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, तो बी का पूरा परिवार इसमें आ जाएगा। और विटामिन सी याद है, खट्टा, लेमन में, ऑरेंज में, टोमेटो में, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं वो सब विटामिन सी वहां से मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज ऑर्डरलेस एंड वाइट इन कलर। ठीक है, इसके क्या सोर्सेज हैं? लेमन्स, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच, स्प्राउट पल्सेस, ये सब विटामिन सी की बेस्ट चीजें होती हैं। टन टना, समझ गए सारे के सारे? आ जाए यार, स्क्रीनशॉट लेने दे बच्चों को। सही हो गया, परफेक्ट हो गया बच्चों। देखो ये हमने बैलेंस डाइट की बात करी, इसके अंदर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े। मैक्रो में आपने मेनली क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर। ठीक है, इसके बाद माइक्रो में आपने क्या क्या पढ़े? विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, परफेक्ट। ये अच्छे से एक बार पूरा चार्ट देख लेना। अब ये मैक्रो और माइक्रो इसी के साथ कनेक्टेड था, ये भी हमने देख लिया। अब न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव का मतलब बच्चों हम जितनी भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो कुछ में तो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी हमारी डाइट में कुछ तो न्यूट्रिटिव है जिसमें न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर ये सब है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइबर, जैसे रफेज, राइट, जो हमारी बॉडी को बस प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिटिव होते हैं, कौन कौन से नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, वो सारे हमें अब पढ़ने हैं। देखो अच्छा बाबा, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। देखो बच्चों, द फूड जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमारे लिए एसेंशियल होगा उसको हम न्यूट्रिटिव बोलेंगे। यानी कि जिस खाने में हमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब मिल रहा है वो न्यूट्रिटिव वाले हो जाएंगे।
जिनके अंदर हमें चीजें कुछ नहीं मिल रही, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही, उस फूड को हम नॉन न्यूट्रिटिव बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? फैट। फैट किसका पार्ट है बच्चों? पीछे पढ़ के आ गए हम लोग, न्यूट्रिटिव का पार्ट है। देखो क्या दिया हुआ है, फैट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल है बेटा बॉडी के लिए, बॉडी को अच्छे से चलाने के लिए, फॉर लाइट टू मॉडरेट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग तरीके का फैट चाहिए होता है मसल्स को, ताकि परफॉर्मेंस बढ़ पाए, राइट। जैसे कि एक डिस्टेंस रनर है, काफी दूर तक भागता है, हाई जंपर है, जिम्नास्ट है, तो सबको कहीं ना कहीं फैट चाहिए, लेकिन ये वाला फैट नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना, कहीं तुम ये लाला बन जाओ, ये नहीं चाहिए। कौन सा फैट होना चाहिए? हेल्दी फैट्स होने चाहिए, ड्राई फ्रूट से, मिल्क प्रोडक्ट से, यहां से आने चाहिए वो फैट्स। ठीक है, द एथलीट्स रिक्वायर अ नॉमिनल फैट, राइट। परफेक्ट है बेटा, ओके सर। फैट के बाद क्या आते हैं? प्रोटीन्स, कार्ब्स। प्रोटीन्स और कार्ब्स भी मैंने आपको पीछे पढ़ाए। कार्ब्स किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। प्रोटीन किस लिए चाहिए? रिकवरी के लिए। ठीक है, कार्ब्स किस लिए चाहिए? मुझे पढ़ाना है तो एनर्जी चाहिए, जिम जाके वेट लिफ्टिंग करनी है तो एनर्जी चाहिए, क्रिकेट खेलना है एनर्जी चाहिए, कहां से आएगी? कार्ब से आएगी। अब जो मैंने जिम जाके वेट उठाया है, मेरी मसल ब्रेक हुई, या मैं क्रिकेट खेल के आया तब भी मेरी मसल्स ब्रेक हुई कहीं ना कहीं, उनकी रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, राइट। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो अ मेजर फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। Research studies suggest that carbohydrate is very helpful in increasing the endurance. Endurance बढ़ाने के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप लंबे समय तक कोई खेल खेल पाओ, राइट। कार्बोहाइड्रेट शुड नॉट बी गिवन टू एथलीट्स इन एक्सेसिव अमाउंट। बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारी हो जाओगे, फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा कार्ब्स भी नहीं चाहिए, बोला ना, बैलेंस्ड होने चाहिए। प्रोटीन क्या है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। परफेक्ट है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, देन वी हैव विटामिन्स। विटामिन्स भी हमने पीछे पढ़ लिए, चाहे वो सी हो, चाहे ई हो, चाहे बी कॉम्प्लेक्स हो, ये भी सब न्यूट्रिटिव में आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हम पीछे पढ़ के आ गए हैं बेटा। देन वी हैव मिनरल्स। मिनरल्स में भी आपने काफ़ी सारे मिनरल्स पीछे पढ़ लिए, राइट। जैसे कि हमारे पास देखो, इट इज़ वेल नोन फैक्ट अबाउट मिनरल्स दैट देयर डेफिशिएंसी कैन डिक्रीज द परफॉर्मेंस। अगर मिनरल्स की कमी होगी तब भी परफॉर्मेंस खराब होगी, स्पेशली एक्सरसाइज अगर आपको हॉट क्लाइमेट में करनी हो। आप देखते हो ना, जब हमारे यहाँ पे इंडिया में ऑस्ट्रेलियंस आते हैं खेलने के लिए, या ऐसे क्रिकेटर्स आते हैं जो ठंडे देश में रहते हैं, उनको यहाँ के बहुत सारे क्रैम्प्स आते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो खेल नहीं पाते सही से, राइट। तो क्यों होती है? क्योंकि उनको मिनरल्स कम पड़ जाते हैं यहाँ के। वहाँ के हिसाब से तो है उनकी बॉडी में, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिव हीट झेल नहीं पाती बॉडी, तो क्रैम्प्स जैसी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मिनरल्स की कमी होती है बच्चों, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन हॉट क्लाइमेट। स्वेटिंग से क्या होता है? सोडियम और इसके साथ साथ क्लोराइड, ये मल्टीपल जो हमारे पास चीज़ें हैं निकल जाती हैं, पसीने के साथ साथ बाहर निकल जाती हैं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटेक कैन लीड टू पोटेशियम लॉस एंड इंक्रीज्ड वाटर रिटेंशन। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास हार्मफुल हो सकता है जिनको हाइपरटेंशन होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का मिनरल हो। हर तरीके के स्पोर्ट्स के लिए एक बैलेंस्ड डाइट में मिनरल्स और विटामिन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परफेक्ट सर। इसके बाद बेटा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कौन से होते हैं? जो हमें कोई एनर्जी, कैलोरीज ऐसा कुछ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रफेज, जैसे वाटर, कलर्स, फ्लेवर्स, पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यूज एटसेट्रा। ये सब बच्चों हमारे पास कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जाते ही जाते हैं, है ना। आप खाना खाएंगे तो खाने में तो सब कुछ जाएगा ना बच्चों। अब अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी के अंदर कोई आपको कार्ब्स थोड़ी ना है, या प्रोटीन थोड़ी ना है पानी के अंदर, या फैट थोड़ी ना है पानी के अंदर, लेकिन पानी तब भी चाहिए बॉडी को प्रॉपर्ली चलाने के लिए, राइट। इसी तरीके से जो आप फूड खा रहे हो, उस फूड का एक कंपोनेंट तो वो है जो आपको अलग अलग न्यूट्रिशन दे रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट वो भी है जो बाद में बच जाएगा, जिससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो
फ्रूट ना खा के फ्रूट जूस पियेंगे बना के, तो आप वही 4 ऑरेंज खाओ और 4 ऑरेंज का 1 ग्लास जूस निकाल लो। तो अगर आप जूस पियोगे ना, अब आपको तो लगेगा कि 4 ऑरेंज गए भाई अंदर, आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद फिर भूख लग जाएगी, और वहीं 4 ऑरेंज खाओ 1 घंटा सवा घंटा भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑरेंज का रफेज, ऑरेंज का फाइबर भी अब हमारी बॉडी में गया, जो हमें फुल फील कराएगा, हमें भूख नहीं लगेगी। जबकि जूस में क्या गया? वो सब तो गया ही नहीं, वो सब तो मिक्सी में बाहर निकल गया, आपने सिर्फ जूस कंज्यूम कर लिया। तो ये देखो फर्क होता है, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइबर और रफेज हैज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, hence it is included in the non-nutritive component. It is undigested part of the food, और it can be said that it cannot be digested. हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसके अंदर वाटर होता है, टेस्टिनल, हमारा जो इंटेस्टिनल फंक्शन है इसको ये हेल्प करता है, इससे बल्क ऐड होता है फूड में। फूड में एक ताकत आ जाती है, ताकत का मतलब एनर्जी से नहीं है, मतलब फूड पावरफुल हो जाता है, आपकी भूख को मिटा देता है, नहीं तो आपकी भूख ही नहीं मिटेगी बच्चों। ठीक हो गया? ओके, बढ़िया सर, क्लियर है। इससे बच्चों कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, राइट। और उसके साथ साथ ये जो रफेज है ना, ये जो फाइबर है, इसको हम डिवाइड करते हैं सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स में। इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, मेन चीजें लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा? बढ़िया सर, ये भी हो गया। और क्या क्या हो सकता है नॉन न्यूट्रिटिव में? फाइबर और रफेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो आपके फूड में बल्क ऐड करता है। सही है। और कौन कौन से हैं सर नॉन न्यूट्रिटिव? वाटर तो बहुत इसेंशियल है ही है, ब्लड में भी 90% वाटर होता है। तो वाटर हमें हेल्प करता है किस चीज में? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के अलग अलग सेल्स में सप्लाई करने में, राइट। वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। उसके साथ साथ कलर कंपाउंड्स, बहुत सारा हम लोग खाना खाते हैं जिसके अंदर कलर मिला हुआ होता है ना। आप एक काम करना, गाजर का जूस पीना, कभी बढ़िया से 1-2 ग्लास गाजर का जूस पी लेना, आप देखोगे आपका यूरिन का कलर भी एकदम रेड हो जाएगा या थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाएगा। तो एक्चुअल में बॉडी के अंदर जो कलर कंपाउंड्स गए हैं ना, बॉडी उसको वॉश आउट करती है। तो कहीं ना कहीं आप जब गाजर और वो चुकंदर और इसका जूस पीते हो तो आपको फील होगा कि कलर कंपाउंड्स भी बॉडी एक्सक्रीट कर रही है, बाहर निकाल रही है। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जबकि इस कलर का कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वाटर हो गया, कलर कंपाउंड्स हो गए, या फ्लेवर्स हो गए, है ना। अलग अलग फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं ना। सपोज आप किसी शादी में जाओगे तो उस शादी में आपको ऐसे टाइम पे भी मैंगो शेक मिल जाएगा, जबकि मैंगो सीजन में आता ही नहीं है। तो वो मैंगो का सिर्फ फ्लेवर ऐड कर देते हैं कि है तो वही मिल्क शेक, लेकिन उसमें मैंगो का फ्लेवर डाल दिया और येलो कलर डाल दिया। आपको ऐसा लगेगा कि मैंगो शेक पी रहे हो, जबकि वो ओरिजिनल मैंगो शेक नहीं है, सिर्फ उसमें मैंगो का फ्लेवर है। तो उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ फ्लेवर है। वही चीज यहाँ पे है। फ्लेवर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बोथ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। समटाइम्स इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू नो कि वो क्या सोर्स से आया है। ठीक हो गया बेटा? बढ़िया सर। वाटर समझ गए, कलर कंपाउंड समझ गए, फ्लेवर कंपाउंड समझ गए। प्लांट कंपाउंड आ जाता है इसके बाद। प्लांट कंपाउंड भी ऐसा ही होता है हमारे पास, जो हम प्लांट से ले रहे हैं, जैसे कैफीन। कैफीन देख रहे हो बच्चों? कैफीन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो हार्ट रेट बढ़ा देगा, हमारे स्टमक में एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है। तो ये भी एक प्लांट कंपाउंड का पार्ट हो सकता है। टन टन सर, ये भी डन। इसके बाद क्या आ रहा है टॉपिक? देखो, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। किस तरीके से वेट कंट्रोल के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचे ये 2 टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है डाइट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, और वेट कंट्रोल के लिए कैसे क्या कितना खाना है। अब इसको पढ़ते हैं। चलो सर, क्या है सर ये ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल? एक हेल्दी वेट कैसे निकलते हैं? पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या है? अगर हम बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं तो उससे क्या नुकसान है? फूड इंटॉलरेंस क्या है और फूड मिथ्स क्या हैं? कौन कौन से अलग अलग तरीके के फूड मिथ्स हैं, वो सब भी बच्चों आज ब्रेक करेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्या है, एक इंडिविजुअल जिसका हेल्दी वेट है वो हेल्दी लाइफ जीता है। मतलब आपका जो बॉडी वेट है वो भी हेल्दी होना चाहिए। मतलब आपकी हाइट के हिसाब से एक हेल्दी बॉडी वेट बताया गया है, WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सर मैं कैसे चेक कर सकता हूं? अभी वो भी सिखाऊंगा। तो आपके बॉडी वेट से काफी कुछ पता चलता है आपकी बॉडी के बारे में।
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल हैज अ हेल्दी वेट ही कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। ऑन द अदर हैंड अगर अनहेल्दी वेट है, यानी कि अंडर वेट हो सकता है या ओवर वेट हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है सर, कैसे मेजर करते हैं इसको? इट इज मेजर्ड थ्रू बीएमआई। सर बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। सर कैसे पता चलेगा बॉडी मास इंडेक्स? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या दिया हुआ है, अगर आप एक मेल हो तो आपको अपनी हाइट देखनी है, अगर आप एक फीमेल हो तो भी आपको अपनी हाइट देखनी है। ठीक है, अब सपोज आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो 165 सेंटीमीटर में ये जो वेट है आपका 50 से 53.9, ठीक है, ये लो वेट कैटेगरी में माना जाएगा। ये जो वेट है आपका 52.6 से 58.9, ये मीडियम में आ जाएगा। और मैक्सिमम ये है, इस तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये बच्चों आपकी वेट की कैटेगरी अलग अलग तरीके से डिफाइन करी गई है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। अब देखो हमारे पास बच्चों बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है। सर ये बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है? देखो आपको दो चीजें चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपका वेट केजी में और आपकी हाइट जो है वो स्क्वायर में। ठीक है सर, हाइट का स्क्वायर कैसे करूंगा? बेटा हाइट इन मीटर्स निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरा वेट केजी में है 84 केजीज, मेरा वेट है 84 केजीज। अब मुझे मेरी हाइट देखनी है सर, मीटर में कितनी होगी? सबसे पहले मैं गूगल करता हूं, कन्वर्ट 6 फीट इंटू मीटर। 6 फीट को मीटर में कन्वर्ट करूं बच्चों तो 1.83 मीटर्स आ रही है लगभग। तो 1.83 इंटू 1.83, ठीक है, देखो ऐसे स्क्वायर करना है, आप भी करके देखना अपना। तो 1.83 इंटू 1.83 कितना होता है? 3.34। तो 84 अपॉन 3.34 अगर मैं करूंगा, 84 अपॉन 3.34 अगर मैं करूंगा तो 25.14 आ रहा है। देखो ये कितना आ रहा है? 25.14, जबकि नॉर्मल होता 18 से लगभग 25, 18 से लगभग 25, मेरा आया 25.1। तो मेरा वेट, इसका मतलब हल्का सा मैं ओवरवेट की कैटेगरी में चला गया। मैं किस में चला गया बच्चों? ओवरवेट की कैटेगरी में चला गया। अगर यहीं पे मैं इस वेट को कम कर दूं, अरे भाई मैंने वेट करा तो मेरा शूज का भी वेट हो सकता है, तो हमें बिल्कुल कपड़ा वपड़ों वेट हटा के अगर मैं इसको कम कर दूं, 82 कर दूं, अब क्या होगा? देखो अब देखो क्या आ जाएगा, 82 अपॉन 3.34, 24.55 आ गया। देखो 24.55 एकदम इसमें आ जाऊंगा। तो आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से अपना चेक करना है कैटेगरी कि आप अंडर वेट हो या आप नॉर्मल वेट हो या आप ओवर वेट हो या आप ओबीस हो। ओबीस का मतलब यहां से मोटापा शुरू हो जाता है, फिर ओबेसिटी क्लास 2, फिर ओबेसिटी क्लास 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, खुद का बॉडी मास इंडेक्स चेक करना। तो क्या करना है? योर वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस वेट केजी में लेना, हाइट मीटर में लेना। ये टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आ रहा है, अंडर वेट, 18.5 से लगभग 25 नॉर्मल वेट, 25 से 29.9 ओवर वेट, 30 से ओबेसिटी शुरू हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट रख लो। सर क्या ये टेबल याद भी करनी है? हाँ बेटा बिल्कुल। अब देखो कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप एक हेल्दी बॉडी वेट को, कैसे आपको बॉडी वेट मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। नंबर 1, सबसे पहला एप्रोप्रिएट गोल सेट करो। आपको अपना गोल सेट करना है। सर गोल कैसे सेट करें? बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कितना वेट चाहिए, विच काइंड ऑफ वेट यू वांट, आपको किस तरीके से चीजें करनी है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग में जिम में जाता हूँ, अपना फिटनेस मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा वेट हमेशा थोड़ा सा ऑन दी अपर साइड रहेगा, क्योंकि मैं अपनी
हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे उतना वेट एक मेंटेन करना है। लाइक मेरा ट्रेनर हमेशा बोलते हैं कि आपका 80 से 85 के बीच में वेट रहना चाहिए, तो मेरा यहाँ घूमता रहता है, मेरा 82, 81, 80 से नीचे मैं कभी नहीं जाने देता, 85 से ऊपर मैं कभी नहीं जाने देता। तो मेरे पास एक एवरेज गोल है कि मेरा वेट ये है, मुझे ये इसको रखना है, टाइम टू टाइम मैं मेजर करता रहता हूं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट गोल होना चाहिए। अब वो गोल आप अपनी हाइट के हिसाब से बनाओ, ठीक है। अगर आपको लूज करना है तो फिर एक प्लेज लो कि आप 1 kg पर मंथ आप लूज करोगे, तो आप एक गोल रखो पहले तो। दूसरा, आप हेल्थ पे फोकस करो, वेट पे नहीं। अगर आपको बॉडी वेट बढ़ाना या घटाना है तो वो हेल्दी होना चाहिए, सिर्फ वेट नहीं। ये नहीं कि मेरा वेट आज 70 किलो है, मुझे 80 करना है तो मैं तो पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा और जी ये सब खाऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी जुड़ जाएंगी उसके साथ। तो फोकस किस पे करना है, हेल्थ पे, ना कि वेट पे। कैलोरीज कट डाउन करने की कोशिश करो। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप कैलोरीज को कट डाउन करो, धीरे 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 सब्ट्रैक्ट करो 100 कैलोरीज अ डे, कम करते चले जाओ, वेट अपने आप कम होता चला जाएगा। सर कैलोरी से क्या फर्क पड़ता है? बच्चों, आप जो भी खाना खाते हो ना उसकी कैलकुलेशन कैलोरीज में होती है कि इस चीज के अंदर इतनी कैलोरी है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से एक प्रॉपर कैलोरी चार्ट बना सकते हो कि मुझे दिन में इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। उससे ज्यादा कंज्यूम मत करना, ज्यादा कंज्यूम करोगे तो वेट बढ़ेगा। और अगर आप अपना कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, डेफिसिट देखो, सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी होती है। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट होगी, आप गूगल पे जाना, गूगल पे लिखना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे। उस पे वो आपसे हाइट पूछेगा, आपकी एज पूछेगा, मेल फीमेल पूछेगा, बेसिक डिटेल्स डालना, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। अब अगर आप उस कैलोरी में 100 कैलोरी 150 कैलोरी ज्यादा ले रहे हो तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। आप कट डाउन कर रहे हो 100 कैलोरी 150 कैलोरी तो आपका वेट घटने लगेगा। तो आपको देखना है कि वेट बढ़ाना है या घटाना है, उसके हिसाब से कैलोरी का काम करो, ठीक है बच्चों। डन सर। एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। सर एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है, व्हाट इज एक्टिव लाइफस्टाइल? एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करते चलो। इसका मतलब यानी कि एलिवेटर्स की जगह स्टेयर्स को यूज करो, है ना। उसके बाद अगर टीवी स्विच ऑफ करना है तो रिमोट की जगह टीवी तक जाओ और जाके बंद करके आओ, बटन दबा के आओ, राइट। टीवी ना देखते हुए आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो। लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। देन योगा करो, फैटी फूड्स कम से कम खाओ, जंक फूड कम से कम खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, एडिशनल मत खाओ बच्चों। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें हमें हेल्प करेंगी, ये हमें हेल्प करेंगी एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में और ओवर वेट को कम करने में, ठीक है। बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ रहे हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट पे फोकस करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फूड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको कट डाउन कर लेते हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो, नंबर 1 सबसे पहला, अगर आप एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज कर देते हो, एकदम रिडक्शन कर देते हो कैलोरी का, तो उससे आपका वेट बहुत तेजी से गिरेगा, आपको एकदम लैक ऑफ एनर्जी फील होगा। बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज आने लगते हैं, उनको सांस नहीं आती सही से। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आपको एकदम से रिडक्शन ऑफ कैलोरीज नहीं करनी। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि हम कार्ब्स नहीं खाएंगे, हम फैट्स नहीं खाएंगे। एक्चुअल में बेटा बॉडी को हर चीज चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, हर चीज का अपना एक बैलेंस है। अगर आप कट डाउन कर दोगे ना तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी आने लगेगी। तो आपको इंस्टेड ऑफ टोटली रिमूविंग थोड़ा सा बैलेंस कर लो, कम कर लो कि ठीक है कार्ब्स कम करे, उतना ही प्रोटीन बढ़ा दिया। तो ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा, मील स्किप करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि बहुत गलत है। देखो लिखा हुआ है, इट इज अ फैक्ट दैट इफ यू हैव गुड मेटाबॉलिक रेट यू कैन मेंटेन और लूज वेट। इफ योर मेटाबॉलिक रेट इज स्लो यू गेन वेट वेरी इजिली। देखो, मेटाबॉलिक रेट पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, फूड फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपको वेट गेन करने में दिक्कत आएगी। अगर आपका फूड वहीं पड़ा रहता है, डाइजेशन ही नहीं होता, स्लो है आपका मेटाबॉलिक रेट, जो आपका वेट है वो एकदम बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो स्किपिंग मील्स जो है वो आपके वेट लॉस के अगेंस्ट जा सकती हैं। आपको फोकस करना चाहिए अपने मेटाबॉलिक रेट पे। कैलोरीज को बच्चों आप बेवरेजेस के थ्रू ले रहे होते हो। कई बार लोगों को लगता है
कि भैया हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, हम तो पी के चलेंगे, हम लोग तो खाने के बजाय पीने पे ध्यान देते हैं, हम लोग तो शेक्स पीते हैं अलग अलग, हम लोग तो अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स कंज्यूम कर लेते हैं, भाई उसमें ही बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, नॉर्मल फूड से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो वो आपका वेट लूज करने में हेल्प नहीं करेंगी, उससे वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, ये मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे पीपल डाइटिंग पे जाते हैं और नंबर ऑफ कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करो, फिर उसको कैलोरिक डेफिसिट में जाओ, कैलोरी कम करो, तब वेट लूज होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों एक छोटा सा टॉपिक, फूड इनटॉलरेंस। फूड इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ प्रकार के फूड से इनटॉलरेंट होते हैं। इनटॉलरेंट का मतलब कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लैक्टोस इनटॉलरेंट होते हैं, तो उनको मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं दिए जाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मीट इनटॉलरेंट होते हैं कि उनको कई प्रकार के मीट जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ खाने ऐसे हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे, आपको इंटरनली परेशान करते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सको उसको, ठीक है। क्या लिखा है, फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। Food intolerance is a term used widely for varied physiological responses associated with a particular food. सर सिंपल शब्दों में बताओ ना, food intolerance means the individual element of certain food which cannot be properly processed by your system, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा फूड इंटॉलरेंस के, स्टमक पेन, नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, गैस, क्रैम्प्स, हर्ट बर्न, है ना, एसिडिक फील होता है बहुत ज्यादा, ये सब फूड इंटॉलरेंस की बातें। सर कैसे मैनेज कर सकते हैं फूड इंटॉलरेंस को? बच्चों बहुत आसान है, आप पता लगाओ जिस चीज से आप इंटॉलरेंट हो उसको अपनी डाइट से हटा दो। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स कैन ट्राई माइनर चेंजेस, अपनी डाइट में माइनर चेंजेस लेके आओ, और जो चीजें आपको इंटॉलरेंट हैं, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही आपकी बॉडी को, उन्हें हटा दो, राइट, उनको हटा देना चाहिए। बढ़िया सर, बहुत बहुत सही। अगर आप खुद कर पा रहे हो तो खुद कर लो, खुद नहीं कर पा रहे तो फिर आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए एक जनरल प्रैक्टिशनर से, यानी एक डाइटिशियन से, एक डॉक्टर से जो आपकी हेल्प कर पाए, सही है। इसके बाद बेटा कुछ फूड मिथ्स हैं। फूड मिथ्स का मतलब कुछ कॉमन थॉट्स हैं जो कि गलत है, जिसको लोग समझते हैं कि सही है, ठीक है। तो ये मिथ्स हैं, ये देख लो। नंबर 1, पोटैटोज कैन मेक यू फैट। ऐसा नहीं है, पोटैटो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओवर ईटिंग तो आप किसी भी चीज की करोगे तो मोटे हो जाओगे, बट पोटैटोज ही करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। अर्लियर पीपल यूज्ड टू थिंक दैट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे राइस, पोटैटो, उससे बॉडी वेट बढ़ता है, तो लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट के लिए वो कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं। लेकिन हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोटैटो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूज वेट। अगर आप फैट फ्री प्रोडक्ट्स लोगे तो आपका वेट कम होगा। फिर से वही बात है बच्चों, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में फैट लोगे तो ऑफ कोर्स वेट बढ़ेगा। एक एवरेज अमाउंट में जितना बर्न कर सकते हो उतना आप फैट ले सकते हो। क्या लिखा है, फैट फ्री लेबल प्रोडक्ट्स कैन लीड टू वेट गेन, इनफैक्ट दीज फूड्स हैव मोर कैलोरीज। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है और ऐसे चीजें देख के, लेबल पढ़ के फिर आपको कंज्यूम कर सकते हो। एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, एग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बेटा एग से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं, स्पेशली जो लोग नॉन वेज खा सकते हैं, ठीक है। हम लोग, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं तो मैं कंज्यूम नहीं करता तो नहीं करता, मैं ये सारी चीजें दूसरी फूड आइटम से ले लेता हूं। लेकिन जो लोग खा सकते हैं उनके लिए एग एक हेल्दी सोर्स है, वो लोग खा सकते हैं। टेकिंग 1 एग डेली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, ये भी बच्चों एक मिथ है कि अगर आप पानी पियोगे, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, खाना खाने के साथ साथ अगर पानी पियोगे तो आप मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। द एक्चुअल फैक्ट इज दैट एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव जूसेस विल बी डाइल्यूटेड बाय वाटर ओनली। जितने भी एंजाइम्स हैं और जितने भी जूसेस निकलते हैं हमारे फूड में, वो सब पानी के साथ ही एक्चुअल में डाइजेस्ट हो पाएंगे। तो इट विल स्लो डाउन योर डाइजेशन विच में लीड टू एक्सेस बॉडी फैट। इन कॉन्ट्रेरी देयर इज अ साइंटिफिक फैक्ट दैट ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग इंप्रूव्स डाइजेशन। लोगों का मानना है कि हमारा स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस, जबकि फैक्ट क्या है
पानी पियोगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। डोंट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश, ये भी बहुत बड़ा मिथ है बेटा, लेकिन इसकी भी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें कुछ फैक्ट नहीं आया। तो लोगों का सिर्फ ये मिथ है कि अगर फिश के बाद मिल्क कंज्यूम करेंगे तो इससे दिक्कत होगी हमें, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बीमार हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। एक मिथ ये है कि खुद को भूखा रखो, खुद का भूखा रखोगे तो ही आपका फैट या वेट लूज होगा, गलत है ये भी। ईटिंग अ गुड डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉट टू ईट, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, ये भी देखो ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज से आप ज्यादा खाना खाते हो। भाई देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, अब उस एनर्जी को वापस से मेंटेन करने के लिए आपको खाना तो चाहिए, बट ये नहीं है कि आप ज्यादा खाने लगोगे। तो ये भी एक मिथ है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। देखो लिखा हुआ है एक्सरसाइज बर्न कैलोरीज, जो आपका हंगर जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन जब इस एरिया में रिसर्च हुई तो ऐसा लिखा गया कि इंडिविजुअल जो एक्सरसाइज नहीं भी करते वो ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक मिथ है बेटा। लास्ट टॉपिक आता है बच्चों, डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। अब देखो पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, आपको ये चीज रियलाइज होगी कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है फूड। अब फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो। अगर अच्छी बोन्स चाहिए, अच्छी मसल्स चाहिए, अच्छे सारे ऑर्गन्स चाहिए, हार्ट अच्छा चाहिए, लीवर अच्छा चाहिए, तो फूड तो प्रॉपर खाना पड़ेगा। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो और इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन टू रिपेयर एंड रिकवर। स्पोर्ट्स पर्सन हैव ग्रेटर डिमांड, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो और ज्यादा डिमांड होती है। अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उनको सफरिंग होगी, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो डाइट से क्या क्या फायदे हैं अगर आप अच्छी डाइट लेते हो। सबसे पहले प्री कंपटीशन, कंपटीशन से पहले कौन सी डाइट लेनी है। नंबर 1, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, है ना, ताकि एनर्जी अच्छी रहे, मसल रिपेयर हो, हेल्दी फैट्स मिले हमें। हाइड्रेशन के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वाटर। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना चाहिए हम लोगों को, हमारे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, मिनरल्स और विटामिन्स का खास ध्यान रखना है। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, 3-4 घंटे बिफोर, ठीक है। जब भी आपका स्पोर्ट्स है तो उससे 3-4 घंटे पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से बैलेंस्ड मील हो, जिसमें कार्ब्स हो, अच्छे प्रोटीन्स हो। 1-2 घंटे पहले छोटा स्नैक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फैमिलियर फूड में रहो, सही है। आपकी बॉडी जिस चीज के हैबिचुअल है वही लो, कुछ उल्टा सीधा कंज्यूम मत करो। ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको, आपके कंपटीशन से पहले ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। देन ड्यूरिंग कंपटीशन, जब आपका कंपटीशन चल रहा है तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप थको ना, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल कार्ब्स ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं लेने, जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है वो नहीं लेने। सिंपल ले सकते हो फ्रूट्स, आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा बनाना कंज्यूम करते हैं, एप्पल कंज्यूम करते हैं खेलते खेलते, तो फ्रूट्स ले सकते हो, एनर्जी जेल्स ले सकते हो, छोटे मोटे बैलेंस स्नैक्स ले सकते हो, बनाना वगैरह मैंने आपको बता दिया। हैवी फूड्स कोई नहीं लेने, ठीक है। कोई भी अजीब फूड नहीं लेना जिसकी आपकी बॉडी फैमिलियर नहीं है। ओवर ईटिंग नहीं करनी फिर से, ठीक है। पोस्ट कंपटीशन, कंपटीशन के बाद तो बच्चों पूरी प्रॉपर डाइट चाहिए, क्योंकि जो भी मसल वसल ब्रेक हुई हैं, टूटे हैं, उनको रिकवर करना है। तो क्या क्या चाहिए, रिहाइड्रेट, पहले तो पानी पियो बढ़िया तरीके से। कार्बोहाइड्रेट्स लो ताकि ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो जाए आपका बढ़िया तरीके से। प्रोटीन लो मसल रिपेयर के लिए, तो हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन की अच्छी मात्रा। उसके बाद हेल्दी फैट्स, एवोकाडोज, नट्स, सीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बैलेंस्ड मील लो, पूरी प्रॉपर बैलेंस्ड मील जिसमें ये सब हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लो, नॉन न्यूट्रिशियस चीज नहीं खानी, न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। एंटीऑक्सीडेंट्स बेरीज में होते हैं, इसके अंदर ब्लूबेरीज बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए मस्त चीज है, आपको एजिंग भी नहीं होने देती, बुढ़ापा भी नहीं आएगा जल्दी से। तो ब्लूबेरीज, एवोकाडोज, ये बहुत अच्छे फूड होते हैं बच्चों। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए फाइबर जरूर लो। ये आपका पोस्ट कंपटीशन हो गया, बस समाप्त। डॉक्टर बन गए हो तुम, पूरे के पूरे डाइटिशियन बन गए हो, सारी चीजें तुमने देख ली हैं। ये हमारा चैप्टर समाप्त है बच्चों।
इसके बाद मिलता हूं मैं थोड़ी देर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, keep glowing and keep smiling.